आइए आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो टेक की दुनिया में बिल्कुल किसी रोलर कोस्टर जैसी रही है। याद है वो वक्त जब टच स्क्रीन का मतलब ही कुछ और होता था। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं HTC की। जी हाँ, वही लेजेंडरी ब्रांड जिसने स्मार्टफोन डिजाइन की पूरी दुनिया बदल दी थी, फिर अचानक से इस रेस में कहीं बहुत पीछे छूट गया और अब एक बार फिर से जबरदस्त वापसी की तैयारी में है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर के पन्ने पलटते हैं। अब देखिए, ये सफर शुरू करने से पहले एक बेहद भावुक कोट के बारे में बात करते हैं। किसी यूजर ने रेडिट पर क्या खूब लिखा था, HTC सिर्फ एक फोन नहीं था, ये घर था। कितनी गहरी बात है ना। मतलब शुरुआती स्मार्टफोन यूजर्स का इस ब्रांड के साथ जो इमोशनल कनेक्शन था, वो आज भी विंटेज मोबाइल कम्युनिटीज में एकदम साफ दिखाई देता है। लोग आज भी पुराने फोन्स कलेक्ट करते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि इस ब्रांड ने सिर्फ डिवाइस नहीं बेचे यार, इन्होंने सच में लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, स्मार्टफोन की दुनिया का सिकंदर। कहानी शुरू होती है 1997 से, जब चेयर वोंग और पीटर चॉ ने मिलकर इस कंपनी की नींव रखी। आगे चलकर 2007 में इन्होंने डोपोर्ट नाम की एक मोबाइल कंपनी को टेक ओवर किया। लेकिन असली गेम चेंजर क्या था? टच टेक्नोलॉजी। दुनिया की सबसे पहली टच स्क्रीन तकनीक पेश करने का क्रेडिट इसी ब्रांड को जाता है। मतलब जरा सोचिए, फुल कलर डिस्प्ले वाले पॉकेट पीसी बनाने से लेकर एक ग्लोबल ब्रांड बनने तक का इनका ये सफर सच में काबिले तारीफ था। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, ऐतिहासिक इनोवेशन और विंटेज चार्म। अब जरा इन आइकॉनिक मॉडल्स को याद करिए। HTC ड्रीम G1, जो एंड्रॉयड की दुनिया का वो चमकता हुआ शुरुआती सितारा था। फिर आता है HTC HD2, जिसे उस वक्त लिटरली विंडोज फोन का राजा कहा जाता था। और HTC चाचा को कैसे भूल सकते हैं, एकदम अनोखा और मजेदार डिजाइन। लेकिन जिसने सच में तहलका मचाया वो था HTC One M8। इसे द न्यू वन भी कहते थे। इस फोन ने प्रीमियम एल्यूमिनियम डिजाइन को हम जैसे आम यूजर्स तक पहुंचाया। आज भी लोग फोरम्स पर इन पुराने स्मार्टफोन्स को चालू करने और उन पर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चलाने की ट्रिक्स डिस्कस करते रहते हैं। खैर, हर चमकती चीज हमेशा वैसी नहीं रहती। चलिए तीसरे सेक्शन पर आते हैं, भारत में पतन के कारण। 2018 के आसपास का वो दौर जब चीजें एकदम से बिगड़ने लगीं। अगर हम इन दो रणनीतियों को कंपेयर करें तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। एक तरफ थी HTC की स्ट्रैटेजी, जो पूरी तरह से फ्लैगशिप, प्रीमियम और प्रो कंज्यूमर मार्केट पर अटकी हुई थी। इनके फोन्स काफी महंगे होते थे। वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा था? चीनी कंपनियां मिड रेंज और किफायती फोन्स के साथ मार्केट में तेजी से उतर रही थी। मार्केट को सस्ते और अच्छे फोन चाहिए थे, और चीनी कंपनियों की इसी अग्रेसिव प्राइसिंग ने HTC को भारतीय बाजार से पूरी तरह बाहर कर दिया। इसी से जुड़ा है हमारा चौथा सेक्शन, मार्केटिंग मिक्स, यानी 4Ps का खेल। अगर हम एक बिजनेस ऑटोप्सी करें तो मार्केटिंग की दुनिया में एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी कॉन्सेप्ट है 4Ps, यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। मार्केट में सर्वाइव करने के लिए इन चारों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट दुनिया में बेस्ट है, लेकिन उसकी कीमत यानी प्राइस मार्केट के हिसाब से बहुत ज्यादा है, तो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी फ्लॉप हो सकती है। और बदकिस्मती से HTC का यही बैलेंस बिगड़ गया था। ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस थी, इसे 2009 की इस केस स्टडी के रिजल्ट से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। उस वक्त उनकी R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, और प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल सिर्फ 3 तिमाहियों का था। इससे उनके प्रॉफिट को तगड़ा नुकसान हो रहा था। उस वक्त क्या उपाय बताए गए थे? पहला, R&D कॉस्ट को घटाकर रेवेन्यू के 3% तक लाना। दूसरा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को 5 तिमाहियों तक बढ़ाना। और तीसरा, अपना एक इंडिपेंडेंट ऐप स्टोर बनाना। साफ है ना, इतने महंगे प्रो कंज्यूमर फोन्स को इतने कम समय के लिए लॉन्च करना किसी भी एंगल से एक टिकाऊ बिजनेस मॉडल नहीं था। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बढ़ते हैं 5वें सेक्शन की ओर, U23 और U24 से वापसी। करीब 5 साल के लंबे ब्रेक के बाद ये ब्रांड एक जबरदस्त कमबैक कर रहा है। अब जरा इनके मॉडर्न स्पेसिफिकेशंस पर ध्यान दें। HTC U23 और आने वाली U24 सीरीज सच में काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। इसमें 6.7 इंच का बड़ा सा 120 हर्ट्ज OLED डिस्प्ले है। और हाँ, पुराने मॉडल्स को पीछे छोड़ते हुए अब इनमें स्नैपड्रैगन के पावरफुल प्रोसेसर दिए गए हैं, जैसे U23 में 7 Gen 1 और संभावित U24 में 7 Gen 3।
कैमरा पूरे 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, वो भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन यानी OIS के साथ। इसका मतलब है कि अगर चलते या दौड़ते हुए भी वीडियो रिकॉर्ड करना हो तो फुटेज एकदम स्मूथ आएगी। और बात सिर्फ प्रोसेसर या डिस्प्ले तक सीमित नहीं है। आज के इस कट थ्रोट कंपटीशन में टिकने के लिए इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम फीचर्स भी जोड़े हैं, जैसे कि IP67 वाटर और डस्ट प्रूफिंग, 15W फास्ट चार्जिंग के साथ 4600 mAh की दमदार बैटरी और 8GB रैम के साथ 256GB तक का स्टोरेज ऑप्शन। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी इनके #AllForYou कैंपेन ने काफी अच्छा खासा बज़ क्रिएट कर दिया है। हाइप तो पूरी बनाई जा रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस पूरी पैकेजिंग की कीमत क्या होगी। भारतीय बाजार के लिए HTC U23 की अनुमानित कीमत करीब 48,000 रुपये के आसपास रखी गई है। अब आप खुद सोचिए, ये प्राइस टैग इसे सीधे उस प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट में खड़ा कर देता है जहां आज की डेट में सबसे भयंकर मुकाबला चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो 4Ps का रूल डिस्कस किया था ना, बस वही प्राइसिंग यहां डिसाइड करेगी कि ये कमबैक हिट होगा या मिस। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बड़ा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। क्या सिर्फ पुराने ब्रांड का नाम, हमारी वो पुरानी विंटेज यादें और ये नए धांसू स्पेसिफिकेशंस, क्या ये सब काफ़ी होंगे? क्या 48,000 रुपए के इस प्राइस टैग के साथ HTC उन चीनी कंपनियों को टक्कर दे पाएगा जिन्होंने आज हमारे मार्केट पर मजबूत पकड़ बना रखी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।